हेलो स्टूडेंट, पिछला क्लास जनपद पंचायत का जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने जनपद पंचायत के बारे में आपको डिटेल में बताया कि निर्वाचन कैसे होगा, पद मुक्ति कैसे होगी। आज हम लोग देखते हैं जनपद पंचायत के कृत्य। जनपद पंचायत के कृत्य मतलब है कार्य, कि कौन कौन सा कार्य है जो जनपद पंचायत करेगी, और इसका उल्लेख आता है धारा 50। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत जनपद पंचायत के कार्यों का वर्णन होता है। तो धारा 50 के अंतर्गत जनपद पंचायत के कार्यों का वर्णन होता है। अब ये इसके कार्य बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कार्य आपको बता दूं ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या कार्य करना है। सबसे पहला काम होता है एकीकृत ग्रामीण विकास। जनपद पंचायत के अंदर में जिस जनपद पंचायत है उस, क्योंकि जनपद पंचायत जो होगा वो पंचायतों ग्राम पंचायतों के समूह से मिलकर बनेगा, मतलब गांव की एक संरचना तो होगी, वहां पे गांव का समूह होगा। तो उस गांव का सर्वांगीण विकास करना ये जनपद पंचायत का कार्य रहेगा। जो शक्तियां ग्राम पंचायत के पास नहीं है उसमें से कुछ शक्तियां जो है जनपद पंचायत के पास है, और जनपद पंचायत जो होगा जैसे पौड़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाना, संचार व्यवस्था करना, कुटीर उद्योग, महिला युवा बाल विकास कल्याण, निःशक्त जनों के कल्याण के लिए, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना। प्राकृतिक आपदा, जैसे प्राकृतिक आपदा में कहीं पे महामारी फैल गया है, कहीं पे बाढ़ आ गया है, कहीं पे टिड्डा दल जो होता है ना, टिड्डा दल का प्रकोप चले गया है, कहीं पे ज़्यादा कीड़े मकोड़ों का या किसी वायरस का प्रकोप है, तो उस स्थिति में उसके निवारण की व्यवस्था करवाना या सहायता प्रदान करना। जैसे अभी कोरोना का जब समय आया था तो कोरोना के समय में तो ये सारे के सारे लोगों का कृत्य हो गया था। मतलब कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि जो कार्य जनपद पंचायत का नहीं है, जिला पंचायत चाहे तो उस कार्य को जनपद पंचायत को दे सकता है एक विशेष समय के लिए या लंबे समय के लिए, जैसा भी हो। या जो कार्य जिला पंचायत का ना हो, जो कार्य जनपद का ना हो, जो ग्राम पंचायत का ना हो, वो कार्य राज्य सरकार चाहे तो वो राज्य सरकार के अधिकार में होता है कि राज्य सरकार चाहे तो उस कार्य को सौंप सकती है। ठीक है। सार्वजनिक मेलों का प्रदर्शन करवाना, प्रबंध करवाना, राज्य सरकार के द्वारा दिया गया कोई कार्य हो, विशेष कार्य हो, या जिला पंचायत के द्वारा दिया गया कोई विशेष कार्य हो, उस कार्य को करवाना। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जनपद पंचायत के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम होगा वो कार्य भी जनपद पंचायत के अंदर रहते हुए उसको करना पड़ेगा, जनपद पंचायत को करना पड़ेगा। ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा दी गई शक्तियां जिला पंचायत के द्वारा दिया गया कार्य, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये लोग जो कार्य देंगे वो कार्य भी उसको करना पड़ेगा। कोई भी जनपद पंचायत जिला पंचायत को या राज्य पंचायत को ये नहीं बोल सकता है कि ये हमारा कार्य नहीं है और हम नहीं कर सकते। जनपद पंचायत के ऊपर में जिला पंचायत के ऊपर में राज्य सरकार। तो राज्य सरकार यदि कोई कार्य जनपद पंचायत को सीधा सीधा ट्रांसफर करती है कि नहीं ये कार्य जनपद पंचायत को करना है, तो वो कार्य जनपद पंचायत को करना पड़ेगा, और जो समय सीमा दिया जाएगा उतने समय सीमा के भीतर में वो कार्य करना पड़ेगा। या जिला पंचायत को लगता है कि कोई विशेष कार्य है जो जनपद पंचायत को देना चाहिए, जैसे धारा 51, धारा 50 में उन कार्यों का वर्णन है जो जनपद पंचायत को दिया गया है, वो उसकी शक्तियां हैं, उसके कार्य राज्य सरकार नहीं छीन सकती या उसके कार्य जिला पंचायत नहीं छीन सकता। निचले स्तर पर जो कार्य और जो शक्तियां दी गई है, जैसे जनपद पंचायत का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराना मतलब हो सकता है कि कहीं पे कुछ बिल्डिंग बनवाने का काम हो या कहीं पे कुछ सार्वजनिक भवन बनवाने का काम हो। ठीक है। ग्राम पंचायत का भी काम होता है, तो जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के कार्यों को नहीं छीन सकता, जिला पंचायत जनपद पंचायत के कार्यों को नहीं छीन सकता, राज्य सरकार जिला पंचायत के कार्यों को नहीं छीन सकता, छीना नहीं जा सकता। हाँ, विशेष परिस्थिति जैसे कुछ आ जाता है तब की बात अलग है, वैसे छीना नहीं जाता है, ये ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ, अतिरिक्त कार्य उनको दिया जाएगा, वैसे तो कोई विशेष परिस्थिति होता नहीं है, तो आप याद रखेंगे कि छीना नहीं जा सकता है, अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है। जैसे राज्य सरकार को यदि कोई लगता है कि हाँ भाई ये विशेष कार्य है और इस कार्य को जनपद पंचायत को करना है, तो वो जनपद पंचायत अपने अपने क्षेत्रों में उस कार्य को करेगी। ठीक है। तो वो कार्य उसको करवाना पड़ेगा। धारा 51 में राज्य सरकार जो है
राज्य सरकार किसको किसको सीधा सीधा कार्य सौंप सकती है, जिला पंचायत को, या राज्य सरकार जनपद पंचायत को, या राज्य सरकार ग्राम पंचायत। राज्य सरकार के पास इतना पावर है कि वो सीधे सीधे ग्राम पंचायत को भी कार्य सौंप सकती है, जनपद पंचायत को भी कार्य सौंप सकती है, और जिला पंचायत को भी कार्य सौंप सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य है। कार्य बहुत सारे हैं इसमें। जैसे धारा 53 की बात करूं, पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियां, धारा 53, पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियां। ठीक है, राज्य सरकार की शक्तियों का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी विशेष ऑर्डर की नियुक्ति करवानी है, किसी विशेष कोई विशेष भर्ती प्रोग्राम चलता है, तो विशेष भर्ती प्रोग्राम चलेगा तो उस स्थिति में चाहे तो जनपद पंचायत उस भर्ती को कर सकता है राज्य सरकार की परमिशन से। देखिए इसमें दो तरीके का है। जो हमारा धारा 51 है, धारा 51 कहता है राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना, है ना। मतलब राज्य सरकार जो है अपने कुछ कार्य जो है वो, या राज्य सरकार कोई विशेष कार्य जो है वो इन जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंप सकता है। और धारा 53 जो है वो भी लगभग वैसा ही है, लेकिन धारा 53 में ये हो जाता है कि जैसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पंचायतों को स्कीमों के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की किसी काडर के चयन, भर्ती, नियुक्ति, प्रबंध हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर्मचारी वृंद संबंधी स्टाफिंग पैटर्न की और अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि किसी स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में ये धारा 53 कहता है, और धारा 51 जो है वो सीधा सीधा कार्य हस्तांतरण के बारे में कहता है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब समितियां, जनपद पंचायत की कौन कौन सी समितियां हैं, तो जनपद पंचायत की स्थायी समितियां देखते हैं। जनपद पंचायत की स्थायी समितियां कैसी होती हैं। ठीक है, लगभग जनपद पंचायत में 5 से 7 समितियां गठित की जा सकती हैं, स्थायी समितियां। और यदि ज़्यादा स्थायी समितियां का गठन करना है तो कलेक्टर की परमिशन के साथ में ज़्यादा स्थायी समितियां गठित की जा सकती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां गठित की जा सकती है। पहली समिति है सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होगा जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष। ये पदेन हो जाता है। सामान्य प्रशासन समिति में, सामान्य प्रशासन देखो 5 से 7 समितियां जो बनेंगी, उसमें से कुछ समितियों के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, जैसे सामान्य प्रशासन संबंधी है, प्रशासन से संबंधित सारे निर्णय जो है इन्हीं का रहेगा। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं वो। ठीक है, सदस्य कौन कौन होंगे, तो सदस्य जो है ये जो जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जैसे कार्य में ग्रामीण विकास का कार्य होता है, ग्राम विकास का कार्य होता है, लेखा जोखा का कार्य होता है, वित्तीय बजट से संबंधित जो कार्य होता है, पैसे से संबंधित जो भी कार्य है वो कार्य जो होगा ये इसका कार्य होगा। तो याद रखेंगे सामान्य प्रशासन संबंधी, सामान्य प्रशासन संबंधी का अध्यक्ष कौन होगा, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे वही इसके पदेन अध्यक्ष बनेंगे। और इसके जो सचिव होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जिसको बोला जाता है, जनपद पंचायत के जो सीईओ होंगे वो इसके सचिव बनेंगे। ठीक है, कार्य क्या है, विकास लेखा जोखा का कार्य करना है, वित्तीय कार्य करना है। दूसरा है शिक्षा संबंधी समिति। शिक्षा संबंधी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रहेंगे पदेन। जनपद पंचायत का जो भी उपाध्यक्ष होगा वो शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष वहां पे नियुक्त हो जाएगा। और शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जैसे पौड़ शिक्षा कराना है, शिक्षा से संबंधित कार्य, महिला शिक्षा है, बाल शिशु कल्याण विकास का कार्यक्रम है, बालकों की शिक्षा का कार्यक्रम है, अस्पृश्यता निवारण है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको याद रखेंगे आप लोग।
अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण मतलब जाति पाति छूट छाप ये जो होता है ना, इसके निवारण से संबंधित है। शिक्षा के लिए समितियों का और निर्माण करना है, जैसे शिक्षा समिति है कि कहीं पर शिक्षा कमजोर हो रहा है तो उसके लिए प्लानिंग करने का काम है, तो उनका काम ये रहेगा। महिला और बाल विकास, महिला और बाल विकास, इसका जो अध्यक्ष होता है वो बहुमत से चुना जाता है। अब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो हो गए, अब इसका जो भी अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष जो होगा वो बहुमत से चुना जाएगा। मतलब जिला पंचायत का जो सदस्य होगा, सॉरी जनपद पंचायत का जो सदस्य होगा, जनपद पंचायत सदस्य जो भी सदस्य रहेगा वो बहुमत से ये चुन लिया जाएगा। अब इसका कार्य क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, महिला एवं बाल विकास कल्याण से संबंधित जो भी योजनाएं बनेगी वो इसको बनेगी। कृषि समिति, अगली समिति जो आती है वो आती है कृषि समिति। ठीक, इसमें भी बहुमत से चुना जाता है। जो कृषि समिति का जो अध्यक्ष रहेगा वो अध्यक्ष भी बहुमत से ही चुना जाएगा। जो जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, उन्हीं में से किसी को कृषि समिति का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या है, कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित जितनी भी योजनाएं बनानी है वो इस कृषि समिति का काम है। ठीक है, अगला है वन समिति, अगला है सहकारिता उद्योग समिति, और उसके बाद है संचार समिति, संचार और संकर्म समिति। देखिए इन दोनों को छोड़ के बाकी समितियों के, जैसे समिति मैंने बताया कौन कौन सी समिति है वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जनपद पंचायत की कौन कौन सी समितियां स्थायी समितियां हैं। तो स्थायी समिति में सामान्य प्रशासन समिति हो गया, शिक्षा समिति हो गया, महिला और बाल विकास समिति हो गया, कृषि समिति हो गया, वन समिति हो गया, सहकारी उद्योग, सहकारिता और उद्योग से संबंधित समिति हो गया, संचार और संकर्म समिति हो गया। तो ये दोनों समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन रहते हैं। इसके अध्यक्ष रहेंगे पदेन सभापति जो अध्यक्ष है, और इसके उपाध्यक्ष। कार्य मैंने बता दिया, नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि किसका कौन सा कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें जिला पंचायत जो कृषि समिति है, कृषि समिति ये सारे के सारे जो हैं, इसमें यदि सचिव की हम बात करते हैं कि इसके जो सेक्रेटरी रहते हैं, इसके सचिव कौन रहेंगे, है ना, तो इसके जो सचिव होता है, सामान्य प्रशासन समिति के जो सचिव होता है वो जो मुख्य रूप से जो सीईओ होता है वो होगा, और बाकियों के जो सचिव होते हैं वो सीईओ के द्वारा नियुक्त होता है। कि जो मुख्य जो सहायक अधिकारी है, जो सीईओ है, वो किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है सचिव के लिए। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समिति के कार्य मैंने बता दिया। मान लो समिति ने कोई निर्णय लिया, मान लो समिति कोई निर्णय लेता है और उस पर पुनर्विचार करना है, तो 6 महीने बाद ही पुनर्विचार होगा, और वो भी पुनर्विचार कब होगा, कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से ही पुनर्विचार होगा, अन्यथा पुनर्विचार नहीं होगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, दूसरी चीज, जो पदेन सदस्य है जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये अपने समिति के अलावा किसी और समिति के सदस्य नहीं हो सकते। जो अपनी समितियां हैं उसके अलावा वो किसी और समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी सदस्य 3 समिति से ज्यादा समिति का सदस्य नहीं होगा। टोटल 7 समिति है, तो जो एक सदस्य होगा मैक्सिमम 3 का, 2 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, लेकिन अधिकतम 3 का होगा और 3 से ज्यादा का नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है स्थायी समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र जनपद अध्यक्ष को सौंपेंगे। स्थायी समिति के जो सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष को सौंपेंगे। इस तरीके से यदि समितियों की बात किया जाए तो समिति की बैठक जो होगी कम से कम महीने में 1 बार की बैठक होनी है। ठीक, और समिति का जो निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, जितने बहुमत होंगे उसके आधार पर। समिति के सदस्य मैंने बता दिया, सदस्यों की संख्या 5 से 10 हो सकती है। 5 से 7 समितियां होंगी, 5 से 7 समिति में मिनिमम 5 सदस्य और अधिकतम 10 सदस्य होंगे, और
इनके जो निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा जनपद पंचायत कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जिला पंचायत, किस तरीके से जिला पंचायत काम करता है, और ये जिला पंचायत का संभवतः 1 या 2 क्लास में जिला पंचायत हो जाएगा। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि यदि आपको ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर पता है, नियम कायदा कानून पता है, तो जनपद पंचायत का बन जाएगा, और जनपद पंचायत का पता है तो जिला पंचायत का। बस समितियां जो होती हैं, समितियों की जो संख्या होती है वो अलग होती है, जो गठन इसका जो गठन होता है वो गठन थोड़ा सा बस अलग होता है, जनसंख्या में वृद्धि के हिसाब से गठन होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो एडीओ का जो पंचायत से संबंधित सिलेबस है वो लगभग 80% खत्म हो चुका है। आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है, पुराने क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपके सारे पुराने क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, सिलेबस होने के बाद हम एक बार डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे ऐप में टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च होने वाला है, शुरू होने वाला है, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे जो भी पोस्ट आएगा उसके लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दृश्य एकेडमी का ऐप भी आ चुका है, तो जितने बच्चे दृश्य एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो दृश्य एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। उसके साथ वहाँ आपको कुछ फ्री स्टडी मटेरियल्स है, कुछ डेमो क्लासेस है, वो डेमो क्लासेस आप ज़रूर देखिए। आप ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन डेमो क्लासेस अवश्य देखिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।